हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, शुरू करने जा रहे हैं महामंथन बैच। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट पे जो हम लोग काम करेंगे और जितने सारे क्वेश्चन हैं जो भी सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक वाइज, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 ज्योग्राफी के, 5 इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। इतने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उस तरह से हम लोग काम करेंगे उस पर, ठीक है। और 5 सामान्य मतलब सामान्य विज्ञान के जैसे भी दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे हम लोग काम करेंगे। और हिंदी पे भी काम करेंगे, इंग्लिश पे भी काम करेंगे, करेंट अफेयर पे भी काम करेंगे, और जो आम सामान्य ज्ञान है, नॉर्मल सामान्य ज्ञान है, उस पर भी काम करेंगे जो आएगा। एकदम सिलेबस पे फोकस रहेंगे और हर प्रश्न से जो है उसको मंथन करेंगे, और ऐसा मंथन करेंगे कि जो उसमें से अमृत निकलेगा वो अमृत सिर्फ परीक्षा के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। फालतू चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी तो पेट का माहौल चल रहा है तो पेट के लिए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री पे काम करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको अभी तक जो है हमारे इतिहासकार लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है ना। उसको अभी तक हमारे इतिहासकार जो है पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी जो है सिंबॉलिक भाषा थी, तो जो है उसको जो है इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं, तो मतलब उसकी कोई लिपि अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों द्वारा समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अभी पढ़ाई नहीं गया है कि क्या लिखा था, तो उसको जो है बस एक कह दिया गया कि हाँ ये सिंधु लिपि है, या सिंधु सरस्वती लिपि है, या हड़प्पा लिपि है, ठीक है। ऐसे नाम कह के दे दिया गया है, ठीक है ना। न तमिल है, न ब्राह्मी, न अरबी है। और क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन आता है सिंधु लिपि, सिंधु सरस्वती लिपि, हड़प्पा लिपि, तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है। वो सांकेतिक भाषा में उसमें वो लिखा गया है। अच्छा चलिए, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, ठीक है ना। और क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो है इसकी हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी। कब हुई थी खोज, कब हुई थी खोज, कब हुई थी, तो हुई थी 1921 में। कौन किया था, दयाराम साहनी सर ने किए थे, साहनी सर किए थे 1921 में, ठीक है। सारे जो भी मैं बोलूँगा एक एक वाक्य जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और यही सब आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन नहीं आएंगे इसमें क्वेश्चन, और जो आएंगे वही मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा का लोकेशन कहाँ है। देखिए, हड़प्पा का लोकेशन है कहाँ पे है, रावी नदी किनारे। कहाँ पे है, रावी नदी किनारे, ठीक है ना। और मोहनजोदारो का लोकेशन है कहाँ पे बताइए, वो है इंडस, यानी सिंधु नदी किनारे, इंडस, ठीक है ना। रावी किनारे है, मतलब कि हड़प्पा, और इंडस जो है मोहनजोदड़ो जो है इंडस नदी किनारे है। अब देखिए, इसमें एक मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है कि जो नाचती हुई लड़की थी, ठीक ना, नाचती हुई लड़की थी, वो कहाँ थी, मोहन जोदड़ो में, ठीक ना, मोहन जोदड़ो में थी, ठीक है। कौन सी, नाचती हुई लड़की, और दूसरा बड़ा सा स्नानागार, ठीक है। बड़ा सा स्नानागार और नाचती हुई लड़की जो है कहाँ है, मोहन जोदड़ो में, ठीक है। एक और साइट है, अब देखिए, चाहे मोहनजोदड़ो हो चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा दोनों साइड कहाँ पे है, ये दोनों साइटें जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों साइटें जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, जो ये सिंधु नदी किनारे है, और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी किनारे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए, लोथल है एक साइट, लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है ना। लोथल जो है गुजरात में है। यहाँ इसको जो है पोर्ट, उस समय का पोर्ट शहर कहते थे। पोर्ट शहर का मतलब कि यहाँ पे जो है व्यापारिक जहाज़ें आके रुकती थी, और यहाँ पे डाकघर का जो है अस्तित्व मिला है लोथल में। कहाँ पे, लोथल में। ये भी जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह एक साइट है, एक जगह है, उस समय जो प्राप्त मिली थी, उसी समय की है समकालीन लोथल, जहाँ पे जिसको पोर्ट शहर भी कहा गया है, वहाँ पे नावें रुकती थी, और डाकघर, यानी कि डाकघर का भी साक्ष्य मिला है। अच्छा, उस समय धातु कौन कौन से मिले थे, उस समय देखिए लोहा नहीं मिला था, लोहा का अस्तित्व नहीं था, लोहा की जानकारी नहीं थी हड़प्पा के लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या प्रयोग होता था, तांबा प्रयोग होता था, तांबा, ठीक है। और
और बताइए, तांबा होता था, सोना और चांदी। तांबा, सोना और चांदी की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यातायात किससे होता था? जहाज किससे, नाव से और बैलगाड़ी से। किससे? जहाज से, नाव से और बैलगाड़ी से। देखिए इतने सारे में, इतने एक ही प्रश्न में जो है इतने सारे बोल दिए, और सारे प्रश्न जो है आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कितने हैं? सारे प्रश्न जो हैं आने वाले में बोला हूँ, जो आ चुके हैं और आते रहते हैं बार बार, ये ध्यान रखिए। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। देखिए मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अच्छा। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? ध्यान रखिएगा, मंत्र कितने हैं? 1028। सारे पूछे जाते हैं, सारे जो भी लिख रहा हूँ। मंडल 10 हैं और मंत्र कितने हैं? 1028। सबसे पुराना धर्म है कौन? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सब जानते हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और देखिए एक 9th मंडल जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल, ठीक ना, 9वां मंडल, ठीक ना, 9वां मंडल जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसमें सोम देवता के बारे में मंत्रों का उच्चारण, सोम देवता को डेडिकेट किया गया है मंत्रों को। ठीक है, सोम देवता को जो है मंत्रों को डेडिकेट किया गया है। मंडल कितने हैं? 10। मंत्र कितने हैं? 1028। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, एक मिनट। महावीर स्वामी का मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी, मतलब जो है उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो वो है, उसका आंसर है बी, पावापुरी में। महावीर स्वामी जो है अंतिम सांस कहाँ लिए थे? तो वो लिए थे पावापुरी में। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है, ठीक ना, जन्म कब हुआ है बता दे रहे हैं। जन्म हुआ है 599 BC, मैंने बैकवर्ड क्राइस्ट, मैंने ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व, ठीक ना। ये जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ बताइए? कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ है? कुंडल ग्राम में, ठीक ना, कुंडल ग्राम में जन्म हुआ है इनका। और ये मरे कब हैं? मरे हैं बताइए। मरे हैं ये 527 BC में, ठीक ना, 27 BC में। ठीक है, और ये कहाँ मरे हैं? पावापुरी में। एक मिनट, मरे हैं पावापुरी में। ठीक है, हाँ, मरे हैं पावापुरी में, और 72 साल की उम्र में मरे हैं। कितने साल की उम्र में मरे हैं? 72 साल की उम्र में ये जो है अपने जो है क्या किए हैं? अपनी मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक ना, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। ठीक है, अच्छा। पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। कौन थे? ऋषभनाथ। और अंतिम कौन है? यही है महावीर जी। अंतिम कौन? 24वें कौन है? महावीर जी। ठीक है ना, महावीर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मतलब कि जो है उनका जन्म कब हुआ है और कब मरे हैं। ठीक है, और 72 साल की उम्र में उन्होंने मरे हैं। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन में क्या नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ठीक है ना, गुप्त शासन में नगर का जो मुख्य अधिकारी था वो कहलाता था पुरपाल। कौन क्या कहलाता था? पुरपाल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा गुप्त काल से जो आते हैं प्रश्न वो क्या है। ठीक है, पहले तो उनके जो हैं फाउंडर कौन थे? गुप्त शासन के जो स्थापना किए थे वो कौन थे? तो वो थे श्री गुप्त। याद रखिएगा श्री गुप्त थे। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि श्री गुप्त जो है गुप्त शासन का जो है स्थापना किए थे। राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र, जो इस समय क्या है पटना के नाम से जाना जाता है, वही उसकी राजधानी थी उस समय की। अच्छा, एक महान शासक हुए थे समुद्रगुप्त। कौन हुए थे? समुद्रगुप्त। उनको भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। क्या कहा जाता है? नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो समुद्रगुप्त जो है इसी शासन के थे, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने कई राजाओं को हराया था, दक्षिण में भी और उधर ये पाकिस्तान के साइड में भी। ठीक है ना। अच्छा, एक आए थे फाहयान। ठीक है ना, फाहयान। देखिए मैं एक ट्रिक दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं। और चंद्रगुप्त
द्वितीय, ठीक है, इनके शासनकाल में आए थे। और बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे होता है। देखिए तो ट्रिक है इसका। देखिए यान कहाँ उड़ता है? यान में हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, ठीक है ना। और चंद्रमा भी कहाँ होता है? आसमान में होता है। तो दोनों कहाँ होते हैं? आसमान में। मतलब जो है फायान जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। देखिए फायान, यान कहाँ उड़ता है? आकाश में। चंद्रगुप्त कहाँ चंद्रगुप्त में चंद्रमा कहाँ होता है? आकाश में, ठीक है। द्वितीय याद कर लीजिएगा अपने से। और दोनों कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो आकाश में उड़ते हैं मतलब दोनों एक साथ हैं, एक जैसे हैं। तो क्या है मतलब कि फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ना तो कन्फ्यूज होते हैं कि हर्षवर्धन के आए थे शासनकाल में, कि उसके आए थे उस राजा के शासनकाल में। तो इस सब जो है कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं जो है एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए विष्णुगुप्त जो है, इस विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक थे समुद्रगुप्त गुप्त वंश के। और एक जो है सबसे फेमस क्वेश्चन, दिनार क्या था गुप्त वंश में? तो दिनार था सोने का सिक्का। दिनार क्या था? सोने का सिक्का। दिनार क्या था? सोने का सिक्का। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ऊपर कर लेते हैं, जो ऊपर रहेगा वही समझिए उसी की बात हो रही है। बाबर की बात होगी, ठीक ना। बाबर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ था, और 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1483 को, ठीक है ना। इससे एक बहुत गजब का ट्रिक दूंगा आपको, बस थोड़ा सा समय चाहिए और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो देखिए 14 फरवरी 1483 को जो है बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फरमाना राज्य था, छोटा सा राज्य था, उस राज्य में उसका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए बाबर संबंधित एक याद कर लिए, ठीक है। 1526, 1527, 1528 और 1529। देखिए लगातार है 1526, 1527, 1528, 1529। देखिए अब इसे याद क्या करना है? आया, पानी, ठीक है, खाना, मैं पूरा ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा ट्रिक जो है लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा तो, पक्का अच्छा लगेगा। चाय, ठीक है, और घर, ठीक है ना। देखिए 1526, 1527, 1528, 1529 याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 1526 में बाबर आया, पानी पिया, मतलब कि पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। किसके किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है ना। देखिए 1526 में आया भी और पानीपत की लड़ाई भी लड़ा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ 1526 में। 27 में क्या किया? खाना खाया, माने खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। 28 में क्या हुआ? चाय पिया, माने चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में घर गया, माने घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है ना। बैटल ऑफ घाघरा, माने घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। पहले आता तो नहीं, पानी पीता, फिर खाना खाता है, फिर शाम का स्नैक्स लेता है, चाय पीता है, फिर अपने घर चला जाता है। अतिथि की बात हो रही है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया, ठीक है। तो मतलब कि आया और पानीपत की लड़ाई लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 1529 में क्या लड़ा? जो है घाघरा का, घर से घाघरा, ठीक है। अब देखिए जो 1526 का युद्ध है, जो इसके किसके बीच में था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है ना। 27 में खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फेमस युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में। और जो है चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में, ठीक है ना। और 1529 का युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगान और घाघरा का युद्ध था, अफगान और बाबर के बीच में। और एक और बात, सारे युद्ध बाबर ने जीते थे, सारे युद्ध बाबर ने जीते थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एकदम एक ट्रिक लिख लीजिए कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया, लगातार है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ट्रिक बहुत काम आने वाला है। चलिए, और हर एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए अब किस पे बात करेंगे? इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह से पीटी में क्वेश्चन आता है वैसे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो देखिए वो रद्द किया, बताइए कौन सा? ये होगा 1911 में। देखिए
लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब था? 1899 से, सॉरी लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था बताइए? बंगाल विभाजन किया था, ठीक ना, 1905 में। 1899 से उसका कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का 1905 तक, ठीक ना। उसने बंगाल विभाजन किया था। उसके द्वारा क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चले थे। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि जो है विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का और ऑफिसों का, स्कूलों का, न्यायालय का बहिष्कार हुआ था कि वहाँ लोग ऑफिस नहीं जाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग आया। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कितना था? 1910, जिसकी बात हो रही है। लॉर्ड हार्डिंग आया था 1910 से 1916 तक। 1910 से कब तक? 1916 तक। इसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द कब किया? 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इतना विद्रोह होता था कि जान गया कि जो है हम संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के कार्यकाल में एक और काम हुआ था। इसने राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान कर दिया 1911 में, ठीक है ना। ऐलान किया 11 में और 1912 में जो है राजधानी दिल्ली बन गई, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने ही 11 में ऐलान किया और बनी कब दिल्ली राजधानी? ये 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वही हम बोलेंगे, पहले बोल चुके हैं, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? वो थी एनी बेसेंट मैम, ठीक है। एनी बेसेंट मैम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली क्या थी? वो अध्यक्ष थी और महिला अध्यक्ष थी। वो एक और बता दें, एक और बात, ये जो है विदेशी थी। देखिए 32वां कांग्रेस का सम्मेलन था 1917 में हुआ था। 32वां सम्मेलन 1917 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 32वां सम्मेलन था कांग्रेस का 1917 में और ये कलकत्ता में जो है इसका सम्मेलन हुआ था। एक और फेमस क्वेश्चन इससे संबंधित आता है कि पहली, ठीक है ना, कि पहली जो है भारतीय महिला कब अध्यक्ष बनी थी? तो 40वां सम्मेलन था। पहले भारतीय महिला की बात हो रही है, ध्यान, इसकी बात नहीं रही है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, 40वां सम्मेलन था, ठीक है ना, 1925 में कानपुर में। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। 40वां सम्मेलन था 1925 में। पहली भारतीय महिला जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। और एक और बात, ये पहली भारतीय महिला है जो राज्यपाल भी बनी थी आज़ाद भारत की। कौन, किस राज्य की? वो है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली भारतीय महिला हैं। वही कौन? सरोजिनी नायडू जी, जो आज़ाद भारत की पहली राज्यपाल भी बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक ना। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया? देखिए होम रूल लीग शुरू किए थे सबसे पहले तो कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं है, ठीक है। तो कौन अब किसका नाम आएगा? एनी बेसेंट मैम का आएगा। तो एनी बेसेंट मैम जो है शुरू की थी सितंबर 1916 में। ये एनी बेसेंट मैम शुरू की थी, ठीक ना, एनी बेसेंट मैम शुरू की थी। और बाल गंगाधर तिलक सर कब किए थे? ये किए थे अप्रैल 1916 में, ठीक है ना। ये अप्रैल 1916 में किए थे। लेकिन एनी बेसेंट मैम जो है कब की थी? सितंबर 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक सर का नाम नहीं है ऑप्शन में, तो यह है कि इसका नाम होगा एनी बेसेंट मैम का नाम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? देखिए साप्ताहिक पत्रिका की बात हो रही है, किताब की बात नहीं हो रही है। और किताब की बात होगी तो लाला लाजपत राय होंगे, और साप्ताहिक पत्रिका की बात होगी तो कौन होंगे? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी थे जो साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित करते थे, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, यंग इंडिया जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, प्रकाशक थे महात्मा गांधी जी। भाषा कौन सी थी यंग इंडिया की, इस पत्रिका की? वो थी इंग्लिश। कौन सी भाषा थी? इंग्लिश भाषा थी। इंग्लिश भाषा में जो है यंग इंडिया प्रकाशित होती थी, ठीक है। कब हुई थी ये? 8 अक्टूबर, ठीक है ना, 8 अक्टूबर 1919 को। मतलब 1919 याद रखिएगा, अक्टूबर की बात याद रखिएगा। 1919 में जो है इन्होंने यंग इंडिया को प्रकाशित किया था, ठीक है ना। अच्छा एक आध और गांधी जी जो है प्रकाशित किए थे। देखिए नवजीवन, बड़ा पूछता है नवजीवन, ठीक ना। नवजीवन क्या था भाई? नवजीवन क्या था? ये जो है गुजराती भाषा की पत्रिका थी, ठीक है ना, गुजराती भाषा। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कि किस भाषा में नवजीवन आया था, तो गुजराती भाषा में। ये जो है 7 सितंबर 1919 को, ये भी 1919 याद रखिए, सितंबर मत याद रखिए,
चलिए हम लिख दे रहे हैं सेप्ट याद करिए, 7 सितंबर 1919 को जो है ये किए थे, ठीक ना, गुजराती भाषा में, ठीक है। और एक हरिजन भी किए थे, हरिजन पत्रिका के भी किए थे, ये अंग्रेजी में था। किसमें था? अंग्रेजी में था, ठीक ना, अंग्रेजी में था ये, जो है 1933 में, ठीक ना। इस पत्रिका का भी उन्होंने जो है प्रकाशन किया था। अब देखिए, जो 1916 में लाला लाजपत राय जी किताब लिखे थे, उनसे प्रेरित होकर जो है यंग इंडिया पत्रिका का शुरू किए थे गांधी जी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वराज की मांग को लेकर जो है जनता में लोकप्रियता फैले। क्या फैले? स्वराज की मांग को लेकर जनता में लोकप्रियता फैले। यही मुख्य कारण था यंग इंडिया पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी ने 14 चौधरी कांड कब हुआ, ठीक है। सॉरी, ये तो पिछले का आंसर हम बोल दिए। 14 चौधरी कांड जो है कब हुआ था? देखिए 14 चौधरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोरखपुर में, याद रखिएगा, यहाँ आता है, गोरखपुर में पड़ता है 14 चौधरी, ठीक ना। ये कब हुआ था जी? चौधरी चौरा कांड। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ पुलिस वालों ने जो है गोली बरसा दी, किस पे? लोगों पे। तो क्या किया लोगों ने? क्या किया कि सब पुलिस वालों को जो है अटैक करके बंद करके उसमें आग लगा दी। उसमें जो है 3 आम नागरिक मरे थे, 3 आम नागरिक मरे थे, और 3 आम नागरिक मरे थे, और कितने? 22 पुलिस वाले जो है उसमें मरे थे। इससे जो है गांधी जी खफा होकर क्या किए थे? गांधी जी खफा होकर बेचारे और इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक ना। गांधी जी खफा होकर जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, 5 फरवरी 1922, ठीक ना। इस दिन 14 चौधरी कांड हुआ था। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गांधी जी जानते थे, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो है अहिंसा से आंदोलन करेंगे, ठीक है। और गांधी जानते थे कि हमारा देश अभी उस तरह से प्रिपेयर नहीं है कि हम जो है अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी ले सकें, क्योंकि हमारे पास लाठी भाला था, अंग्रेजों के पास क्या था सब जानते हैं, तो भाला बंदूकें थीं। देखिए गांधी जी के बारे में जो भी कुछ कहें अलग बात है, लेकिन गांधी जी के पास बहुत ही ज्ञान था। वो भविष्य को भांप लेते थे और अपने नॉलेज के हिसाब से अपने निर्णय को लेते थे, ठीक है। चलिए, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं राजस्थान का पहले मानचित्र बनाऊंगा। यहाँ पे ऐसे कुछ है, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए तो माफ़ करिएगा, लगभग ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, राजस्थान का। अब देखिए इधर अरावली क्या है? ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत है, ठीक ना। जो भी आती हैं इधर से पौने, ये लड़ के जो है इधर ही क्या करती हैं, इसी साइड में क्या करती हैं, इस साइड में वर्षा हो जाता है, ठीक ना। इधर वर्षा नहीं हो पाता, इधर वर्षा हो जाता है, इधर वर्षा होता है, इधर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है ये छाया क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर इस साइड में छाया क्षेत्र बन जाता है, इसलिए इधर के सारे क्षेत्र जो है क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है, ठीक ना। अब देखिए जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोटा, ठीक है। तो कोटा किस साइड पड़ता है? कोटा इस साइड पड़ता है, ये कोटा है। क्या है? कोटा है, ठीक ना। हाँ, और बाड़मेर क्या है? बाड़मेर, ठीक ना। और ये बाड़मेर इधर पड़ता है, बाड़मेर। जेरूसलम यहाँ पड़ता है, जैसलमेर यहाँ पड़ता है, और चूरू यहाँ पड़ता है। मतलब सारे जो है अरावली पर्वत किधर पड़ते हैं? पश्चिमी साइड में पड़ते हैं। वहाँ जो है बारिश होता ही नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? मरुस्थल बन जाता है। लेकिन कोटा में जो है बारिश होता है, यहाँ पे बारिश होता है। क्यों? क्योंकि इधर से लड़के यहाँ पे बारिश पवन जो है, जो वायु में नमी वाली पवन जो है यहाँ बारिश कर देती है, ठीक है। तो ये जो है कैसा क्वेश्चन था? राजस्थान के मैप से क्वेश्चन था, और आपको थोड़ा सा भूगोल की भी जानकारी चाहिए कि बारिश क्यों होता है, ठीक है। चलिए, भारत में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? देखिए सबरीमाला बड़ा चर्चित रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को, ठीक ना, ये कहाँ है? अंतर्राज्यीय केरल। 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को जो है वहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया था। किस लिए? महिला को किस लिए प्रतिबंध कर दिया गया था? वहाँ पर एंट्री के लिए। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो अशुद्ध माना जाता है, जो जब महिलाओं का जो है मासिक धर्म आता है, जिसको पीरियड कहते हैं, उसको लोग अशुद्ध मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं चाहिए, सब भगवान बनाए हैं, ठीक है। अगर भगवान को आप मानते हैं तो उनको मना कर दिया कि अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ का जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे न्यायालय में वो चल रहा है, मामला चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ पे है? केरला में है।
और ये देखिए पतमतिट्टा जो है ज़िले में है और पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। कहाँ पे है? पेरियार टाइगर रिजर्व भी याद कर लीजिएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? केरला में ही है। इसी के अंदर जो है, इसी पेरियार के अंदर जो है सबरीमाला जो है स्थित है, पहाड़ पे है। देखिए ये मंदिर जो है किसको समर्पित है, ये याद रखना कि भगवान अयप्पम को। किसको? भगवान अयप्पन को ये समर्पित है मंदिर। और यहाँ पे जो है भगवान अयप्पन जो है महिषी नाम का था क्या, एक राक्षस, उसको मारे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसी जगह जो है, इसी सबरीमाला मंदिर के पे जो है वो अपना ध्यान किए थे। मारने के बाद, इसको मारने के बाद यहाँ पे वो क्या किए थे? ध्यान किए थे। इसका मतलब क्या है कि ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग। तो इससे जो है, इससे मतलब कि उसको जो है, मतलब इसलिए मना करते हैं कि जो है ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है, वो तो उनका अपना आस्था का मामला है। हम लोग को क्वेश्चन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? केरला डी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए कि पेरियार वहीं पे है, भगवान अयप्पम को समर्पित है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा, ठीक है ना, क्या है? भूमध्य रेखा के निकट किसके वन पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए ये क्या है? पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पड़ती हैं। तो क्या होता है? यहाँ का पानी जो है ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है क्या होता है? ठंडा, ऊपर जाके ठंडा होता है, फिर वहाँ बारिश हो जाती है। मतलब यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। क्या होती है? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यहाँ लगातार बारिश होती है, उच्च तापमान होता है, भारी वर्षा होती है। इसलिए जो है वर्षा की वजह से सघन वन हो जाते हैं, सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार मतलब कि ऑल टाइम जो है हरे भरे रहते हैं, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। देखिए यहाँ के वृक्ष बड़े फेमस हैं। महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया, आबुनुस हो गया, एबोनी हो गया, चंदन हो गया, रबड़ हो गया। ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है? लगातार सूर्य की किरण दम डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या होता है? उच्च तापमान होता है, भारी वर्षा होती है, सघन और सदाबहार वन होता है। वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? महोगनी, सिनकोना, आबुनस, एबोनी, चंदन, रबड़, इस तरह के जो है पाए जाते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम आपसे निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिए, और एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन निकाल के देंगे आपको। बस ध्यान से सुनिए और यही याद करके जाएंगे आप, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर नोट डाउन करना तो पेन कापी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़ा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और ख़ासतौर से बड़ी मेहनत से आते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाला जाता है? ठीक है, तो सतलज नदी याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए इंदिरा नदी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? इंदिरा नदी नहर का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। क्या नाम है? राजस्थान नहर। ठीक है, इंदिरा नहर का पुराना नाम है। पहली बात। कितनी लंबी है? तो 445 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा, 445 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है ना। और देखिए ये हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से निकलती है, याद रखिएगा। राजस्थान जो इंदिरा नहर जो है 445 किलोमीटर लंबी है, सतलज नदी से निकलती है, हरिके बांध से निकलती है। और देखिए हरिके बांध जो पर जो है सतलज और ब्यास का संगम भी है। हरिके बांध पे जो है सतलज और ब्यास का संगम भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए तो है अन्नाई मुड़ी। ठीक है ना, अन्नाई मुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। ठीक ना, इसकी हाइट है 2695 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी घाट में है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पर है। ठीक ना। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी यहाँ पे जहाँ पे मिलती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पे नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बताइए? वो है दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर दोदा बेटा की है। और अन्नाई मुड़ी की कितनी है? 2695 मीटर। अन्नाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा, ये देखिए ये किस पे आ गए हैं? अर्थशास्त्र पे आ गए हैं, इकोनॉमिक, भारतीय अर्थशास्त्र पे आ गए हैं। कौन सा बैंक जो है कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? ठीक ना। देखिए वो क्या है? डी, नाबार्ड। ये क्या करता है? छोटे छोटे किसानों को ऋण देता है। ठीक ना, और उनको जो है खेती करने में हेल्प करता है। ये पूरा जो है किसके अंडर आता है? पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। नाबार्ड किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली कवर किया है। पहली चीज़, नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए। फुल फॉर्म में ही इसका काम छुपा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं।
नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक है, मतलब नेशनल बैंक से क्या संबंधित हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। फॉर एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए है, एंड रूरल डेवलपमेंट माने रूरल मतलब क्या होता है? देहात, गांव देहात की डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? खेती और गांव देहात के डेवलपमेंट के लिए। कहे थे ना कि इसके जो है किसमें आ जाएगा? इसके जो है नाम में ही सब काम भी रखा है। तो नाबार्ड मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक, ठीक ना, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। कौन पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। सीआरआर क्या है? सीआरआर क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए फिर से मैं कहता हूँ कि अगर मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है। मैं अगर पढ़ता हूँ तो क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी जाती है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाता हूँ। तो आप जो है आराम से पढ़िए, रोक के पढ़िए वीडियो को, ठीक है। पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समय देता हूँ, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सीआरआर क्या है, ठीक है। सीआरआर क्या है? यह नकदी का अनुपात जिसमें वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए वाणिज्य क्या है? वाणिज्य क्या है? वाणिज्य जान लीजिए। वाणिज्य क्या होता है? धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को खरीदना और बेचना है, ठीक ना। और इसमें जो सहायक कौन से होते हैं? बैंक होते हैं और यातायात, दोनों मिलाकर जो है वाणिज्य होता है, ठीक ना। धनराशि मतलब धनराशि की प्राप्ति से ही तो आदमी जो है वस्तुओं को खरीदता और बेचता है, उसमें फायदे के लिए। और इसमें सहायक कौन कौन है? बैंक और यातायात के साधन हैं। इन सबको मिला के कहा जाता है वाणिज्य। और जो इस पर टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं वाणिज्य टैक्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वाणिज्य टैक्स, ठीक है। अब देखिए ये मैं अगले क्वेश्चन की बात कर दिया, लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। वाणिज्य क्या होता है? यही होता है, ठीक ना, कि जो है धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना, और उसको जो है जो उसमें सहायक हैं बैंक और यातायात जो है दोनों पर क्या, दोनों को मिलाकर क्या क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सीआरआर क्या होता है? सीआरआर क्या होता है कि देखिए जो नेशनल बैंक हैं, वाणिज्य बैंक, ठीक ना, वाणिज्य बैंक ये आरबीआई के पास क्या रखते हैं? आरबीआई के पास जो है वाणिज्य बैंक कुछ धन रखते हैं, ठीक ना, कुछ धन रखते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है क्या? कैश रिजर्व, एक मिनट, ये आरबीआई हो गया, ये बैंक हो गए, इसके पास रखते हैं कुछ धन, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैश, ठीक ना, रिजर्व और रेशियो, ठीक है, रेशियो। चलिए हिंदी में स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में इसका मेन है। तो ये क्या करते हैं? ये बैंक जो है इस पर धन रखते हैं अपना 4%, इसमें 4.4% चल रहा है, ताकि जो है आरबीआई जो है अपने बाजार को रेगुलेट कर सके, तरलता को रेगुलेट कर सके, तरलता के जोखिम को जो है कम कर सके, ठीक है। इसलिए बैंकों से वो पैसा लेके रखती है, उसी को क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। 4% का लमसम हमेशा रहता है, इस समय 4.4% चल रहा है, हर महीने चेंज हो जाता है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वाणिज्य कर क्या है? तो वाणिज्य कर बता चुके हैं। वाणिज्य क्या होता है कि जो वाणिज्य टैक्स कौन लगाता है, ठीक है। तो देखिए ये लगाती है केंद्र सरकार। किस पे लगाती है? खरीद बिक्री करते हैं आप लोग, जो यातायात के साधन लगा कर यूज करते हैं, बैंकों को प्रयोग करते हैं, इन सालों को क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। और इन पर जो टैक्स लगाती है वो कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। और केंद्र सरकार जो है उससे क्या करती है? देश का विकास करती है। बिना कर के क्या होगा? देश विकास करेगा जी? नहीं, बिना कर के, बिना टैक्स के देश विकास नहीं करेगा। देखिए रुपया का प्रतीक क्या है? ये सब जानते हैं, नोट पर देखे हैं, सब नोट डेली गिनते हैं। ये कौन दिए थे? डी उदय कुमार जो है दिए थे, डी उदय कुमार दिए थे। अब देखिए इसका मेन है 15 जुलाई, ठीक है ना, 15 जुलाई 2010 को, ठीक ना, भारत सरकार ने क्या किया? जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया कि जो है हमारा आज से सिंबल ये रहेगा, ठीक है। डी कुमार जो है डी उदय कुमार दिए थे इस चिन्ह को, और 15 जुलाई 2010 को जो है भारतीय सरकार ने उसको प्रदर्शित कर दिया कि आज से हमारा ये सिंबल रहेगा, ठीक है ना, रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो वो थी, देखिए ए, क्या थी? ए 1969 से 1974 के बीच, ठीक ना। इसमें देखिए मुख्य घटना क्या होती? 14 बैंकों को जो है इंदिरा गांधी जो है उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने क्या किया था? 14 बैंकों को क्या किया था? राष्ट्रीयकृत किया था। क्या किया था? राष्ट्रीयकृत किया था, ठीक है। ये मेन उसमें काम हुआ था। और देखिए
मॉडल किस पे था कि धन और आर्थिक मॉडल, उसमें जिस पे काम हुआ था इस पंचवर्षीय योजना में, कौन सा मॉडल था, ठीक है ना, मॉडल ध्यान रखिएगा, इसमें लिखना संभव नहीं है। धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को से अपनाया गया, ठीक है ना। धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य से इसको अपनाया गया था, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी के प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। पॉलिटी के प्रश्न में क्या देखिए, भारतीय संविधान किस भाग को आत्मा, उसकी आत्मा कहा गया है, ठीक ना। भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो है प्रस्तावना, ठीक है। किसको कहा गया है, प्रस्तावना कहा गया, ठीक ना। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए क्या किया था, अब देखिए इससे संबंधित कितने प्रश्न आते हैं। बेरूबारी केस आया था 1963 में। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो है ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना हमारे देश का संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में आया था केशवानंद भारती केस, ठीक ना, केशवानंद, ठीक ना। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कही थी, इस वाद को जो है, बेरूबारी केस को, वाद को जो है उल्टा निर्णय दिया था, उसके उल्टा कहा था कि जो है मतलब जो है प्रस्तावना हमारे संविधान का जो है अंग है, ठीक ना, अंग माना था। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ आता है कि 42वें संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो क्या जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो है इस शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना, प्रस्तावना में। चलिए 22वें प्रश्न पे आते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के मूल अधिकार माना गया था, कब माना गया था बताइए, तो ये उन्हें किस में जोड़ा गया था, तो देखिए इसमें अनुच्छेद 21A में। देखिए कौन सा संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 86वां संशोधन हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 2002 में, 2002 में हुआ था। इसके दौरान जो है क्या किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मतलब शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया था, ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, वो है 21A में, ठीक ना, ये आता है। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, ठीक ना, तो ये सभी विधियाँ हैं, ठीक है। इस पर एक अलग से वीडियो रखेंगे, थोड़ा सा अलग ट्रिक होता है, इसमें तरीका होता है, काफ़ी समय लग जाएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो, लेकिन ये सारी विधियाँ जो है अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो है लोकसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा। देखिए मंत्रिपरिषद क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करवाते हैं मंत्रियों को, ठीक है। अब ये नियुक्त कब होते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, लोकसभा का, ठीक ना। अगर लोकसभा में बहुमत, कोई भी सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, या बहुमत हासिल करने के बाद लोकसभा में उसका फिर से जो है टेस्टिंग में वो बहुमत फेल मार जाती है उसकी, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए कहते हैं ये कब होता है, लोकसभा चुनाव के बाद होता है। अच्छा अब ये सारे मंत्री जो हैं लोकसभा चुनाव के बाद ही चुने जाते हैं, इसलिए जो सारे उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न पे आते हैं, 25वां प्रश्न आज के सेशन का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो कौन थे बताइए, ये थे पहले भारतीय की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। देखिए ध्यान सुने, स्वतंत्रता के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन भी रहे थे, उसके बाद जो है सीधा नेहरू जी कहते कि चलिए आप बन जाइए सी राजगोपालचारी जी को, तो ये बन गए थे कुछ दिन। उसके बाद लगा गवर्नमेंट को लगा कि जो है गवर्नर जनरल का कोई काम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इस पद को जो है हटा दिया। तो भारतीय गवर्नर जनरल जो है अंतिम, पहले और अंतिम जो है कौन रहे थे, ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालचारी जो है पहले और अंतिम जो है, सी राजगोपालचारी जी ही जो है भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे स्वतंत्र भारत का, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हम जो है इसमें सब कुछ है, जनरल साइंस भी है, देखिए दिख रहा है, जनरल साइंस भी है, ठीक है ना, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है ना, और करंट अफेयर भी है, समसामयिकी भी है, और क्या है बताइए, सारी चीज़ हैं इसमें, ठीक है ना, सारी चीज़ हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सब लाएंगे, लेकिन आप साथ बने रहिए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और
5 ही टेस्ट में आपको जो है पूरी तरह से निपुण बना देंगे। आप पीटी में कम से कम 80+ नंबर लाएंगे। चलिए इसके साथ जो है वीडियो को क्लोज करते हैं आज के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।